हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम से बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के करंट अफेयर की सीरीज़ को देख रहे हैं, जो हमारा पार्ट 4 है। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक के पहले जो जितने भी पार्ट हैं उन सबको देख लिया होगा, और जिसने भी अभी तक के पार्ट को नहीं देखा है वे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। 1972 में, 73 में, 75 में, 78 में। तो कब किया गया था लॉन्च? इसको लॉन्च किया गया था 1973 में। और इसको जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जिसको इम्प्लीमेंट की इसको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया था। और इसकी अगर हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का क्या नाम है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अगर मैं आपको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में कुछ बताऊं तो ये क्या 2006 में इसको फॉर्म किया गया था। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है जो 2006 का, उसके अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो चलिए आज का देखते हैं हम। और हाँ, एक और बात है, अगर टाइगर कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पे ना ग्लोबल लेवल पे एक इनिशिएटिव है जिसका नाम क्या है? ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। इस ग्लोबल जो टाइगर इनिशिएटिव है, जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनका एक अलायंस है जिसमें इंडिया भी शामिल है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी हो गया, और भी कई सारे एजेंसीज हैं जो इस इनिशिएटिव में शामिल हैं। तो मैं आपको ना तो ये मैंने एक बात की है कि जो 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं, 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं उनका ये इनिशिएटिव है। तो ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये वे कंट्री हैं जहाँ पे टाइगर्स पाया जाता है। तो ये कौन कौन सी हैं? ये कंट्रीज और कौन सी हैं? ये कंट्रीज होगी हमारी, मैप में आपको बताती हूँ। क्या होता है कि मैप में ना देखने से चीज़ें याद रहती हैं। रशिया, चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया। ये क्या है? ये 13 कंट्री हैं जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे हमारा टाइगर जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, और एक और रह गई, एक होगी इंडोनेशिया। ये 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं जहाँ पे हमारा टाइगर्स पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर। इंडिया के कौन से स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर पाए जाते हैं, ये हमें बताना है। मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे, बताइए आप में से किसी को पता है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे महाराष्ट्र में। और अगर दूसरे नंबर पे बात करें, दूसरे नंबर पे होते हैं कर्नाटका में। और तीसरे नंबर पे कहाँ पे पाए जाते हैं? तीसरे नंबर पे पाए जाते हैं उत्तराखंड में। अच्छा, आपको ये पता है कि टाइगर्स का है IUCN स्टेटस क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में किस शेड्यूल के अंदर आता है और साइट्स के किस अपेंडिक्स में आता है ये? तो आइए देखते हैं ये कौन से कहाँ। मध्य प्रदेश में, बता दिया ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, फॉलोड बाई कर्नाटका एंड उत्तराखंड। अगर हम IUCN की बात करते हैं, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 में है, और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में ये पाया जाता है। और अगर मैं एक और आपको बात बताऊं तो टोटल कंट्री में, टोटल ग्लोबल में जितने टाइगर की पॉपुलेशन है, 70% जो टोटल पॉपुलेशन है ग्लोबल का, वो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में क्या, इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में ही पाई जाती है। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। इंडिया की जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन का, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इंडिया की कितनी है? 55 गीगावाट, 78 गीगावाट, 35 गीगावाट, 60 गीगावाट। इंडिया की कितनी है ये आपको
बताना है। ये इंडिया की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी कितनी है? 78 गीगावाट है, 78 गीगावाट है। अगर मैं बात करूँ, अगर विंड, इसमें विंड एनर्जी के कंट्रीब्यूशन की बात करें, अगर 2019 तक बात करते हो कि ये कितनी थी? 35 गीगावाट। लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या है कि 2022 तक हमें कितना अचीव कर लेनी है? ये अचीव कर लेनी है 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को हमने विंड रिन्यूएबल एनर्जी को हमें अचीव करना है। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं। अगर हम ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, इंडिया ने अभी ये स्टार्ट किया है ना कि इंडिया क्या कर रहा है, अपनी जो ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन है उसको इंस्टॉल कर रहा है। ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन का क्या मतलब होता है कि इंडिया अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओशियन में या जो वाटर बॉडी है उसमें अपने विंड इंस्टॉलेशन कर रहा है, विंड एनर्जी को इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। तो इंडिया का टारगेट क्या है? अगर हम ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक उसके कितने 5 गीगावाट और 2030 तक 30 गीगावाट एनर्जी को इसका प्रोड्यूस करना है। किससे? ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन से। ये कुछ अगर ये मैप में देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि जो विंड पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है स्टेट की, कौन से स्टेट की कितनी है। विंड पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, जो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु कितना है? जो हमारे टोटल विंड पावर इंस्टॉलेशन है उसका कितना 25% टोटल का तमिलनाडु प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पे कौन है? गुजरात। और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र एंड कर्नाटका विद 13% कैपेसिटी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे पे आंध्र प्रदेश और राजस्थान सेम पे विद 11% इस कैपेसिटी। और उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता हमारा तेलंगाना 0.34% कैपेसिटी, केरला आता 0.17 कैपेसिटी एंड जो बाकी सब बच गए स्टेट उनकी टोटल कितनी है? 0.01% कैपेसिटी। तो देखते हैं, चलिए आज का नया क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल दिया गया है, तो हमें बतानी है कि ये रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। रिपोर्ट का क्या टाइटल है? सीइंग द इनविजिबल, ए स्ट्रेटजिक रिपोर्ट ऑन ग्राउंड वाटर क्वालिटी पब्लिश्ड बाय। इसमें क्या एक रिपोर्ट है जिसमें हमारे जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन वाटर है उसके ऊपर ये ना रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो हमें बताना है कि ये किसने पब्लिश की है। वर्ल्ड बैंक ने, यूएनईपी ने, यूएनएफसीसी ने, फिर आईएमएफ ने। तो ये किसने की है? ये पब्लिश की है हमारे वर्ल्ड बैंक ने। तो अगर इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो वो क्या होता है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो डे बाई डे क्या होता है? कंटेमिनेटेड होता जा रहा है। तो वो क्या है कि सीरियस इशू बन गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ना गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव है जो स्टार्ट कर रही है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी कुछ इनिशिएटिव हैं जो इसको लेकर स्टार्ट किए गए हैं। लेकिन ये होता है हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है वो किन किन केमिकल्स के द्वारा कंटेमिनेटेड होता है और उनसे कौन कौन सी डिसीज़ हैं जो होती हैं। तो इसमें भी इस लेक्चर में मैं आपको ये सब बताऊंगी। तो आर्सेनिक हो गया। अगर मैं आर्सेनिक की बात करती हूँ, आर्सेनिक से और कौन सी डिसीज़ हो जाती हैं? ये क्या ब्लैक आर्सेनिक की वजह से होती है ब्लैक फूड डिसीज़ होती हैं। फ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो स्केलेटल फ्लोरोसिस हो गया, डेंटल फ्लोरोसिस हो गया। मैग्नीज की अगर मैं बात करती हूँ इम्पेयर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, जो हमारे जो दिमाग की अगर बच्चों में अगर ये इसके ज़्यादा इफेक्ट देखने को पड़ते हैं बच्चों, क्या होता है कि दिमाग के डेवलपमेंट में ये काफ़ी कुछ इम्पैक्ट डालता है। यूरेनियम की बात करते हैं तो केमिकल डैमेज ऑफ द किडनी या फिर बोन कैंसर के भी ज़्यादा रिस्क रहते हैं यूरेनियम की वजह से। अगर नाइट्रेट की वजह से की अगर हम बात करते हैं तो इससे कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? ब्लू बॉडी सिंड्रोम। और जो ये चीज़ है ना ये मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इनमें से लेके एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पक्का आया था। तो आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान से और अच्छे से याद करनी है कि कौन से केमिकल की वजह से कौन से डिसीज होने का खतरा रहता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। आर्सेनिक क्या हो गया? ब्लैक फूड डिसीज। फ्लोराइड की वजह से क्या हो गया? स्केलेटल फ्लोरोसिस और डेंटल फ्लोरोसिस। मैग्नीज की वजह से क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यूरेनियम की वजह से क्या हो गया? केमिकल डैमेज टू दी किडनी या फिर बोन कैंसर। नाइट्रेट की वजह से क्या हो गया? ब्लू बॉडी सिंड्रोम। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट एनटीपीसी कमीशन इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सी जगह पे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट वो इंस्टॉल कमीशन किया जा रहा है? और कमीशन कौन कर रहा है इसको?
NTPC। ये कहाँ पे होगा? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है तेलंगाना में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन इन्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या है? ये हमारे इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 189th, 179th, 180th या 174th 2022 की ये बात कर रहा है। इसमें क्या है? ये 180th। इंडिया की रैंक कितनी है? 180 इंडिया की रैंक है। और इसका इंडिया का स्कोर कितना आया है? इसमें इंडिया का स्कोर आया है 18.9। अगर मैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर रही हूँ तो क्या है? ये बाइनियल इंडेक्स है, जो कि 2 साल, बाइनियल का मतलब क्या होता है कि 2 साल में एक बार पब्लिश होता है। और ये कब से पब्लिश होता हुआ आ रहा है? ये 2002 से स्टार्ट हुआ था पब्लिश होना। इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये पब्लिश किया जाता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम in collaboration with the Yale Center for Environmental Law and Policy and Columbia University Center for International Earth Science Information Network, इन सब के द्वारा मिलकर ये क्या होता है कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो कि पब्लिश किया जाता है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो मोना लाओ वोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री। क्या है कि वर्ल्ड का हमारा सबसे लार्जेस्ट जो एक्टिव वोल्केनो है उसका नाम क्या है? मोना लाओ वोल्केनो। मोना लाओ वोल्केनो किस कंट्री, या बेसिकली क्या बोलेंगे हम, आइलैंड कंट्री है जहाँ से बिलोंग करता है। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? फिजी से, टोंगा से, हवाई से, जापान से। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये करता है हमारे हवाई आइलैंड से। हवाई आइलैंड किसके अंडर है? कौन सी कंट्री इसको एडमिनिस्टर करती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको एडमिनिस्टर कौन करती है? इसको एडमिनिस्टर करती है USA। और अभी ये न्यूज़ में क्या होता, क्यों है ये, इसको न्यूज़ में लेकर क्यों है कि ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। इससे पहले हम देखते हैं कि जो कीलिंग कव है ये क्या होता है। कीलिंग कव क्या होता है? इट इज़ एन लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 इन द वर्ल्ड। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जो कीलिंग कव है ये किस लिए होता है? जो वर्ल्ड में CO2 की कंसंट्रेशन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन क्या है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है कीलिंग कव। और ये किसके नाम पे है? ये एक डॉक्टर चार्ल्स डेविड हैं, डॉक्टर चार्ल्स डेविड कीलिंग, उनके नाम पे इस कव का नाम दिया गया है। और ये किस लिए काम आता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है उसको मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसको क्या 1958 से इस कव को क्या यूज किया जाता है। अभी क्या हुआ था कि अभी जो हमारा हवाई आइलैंड है उस पे एक लेबोरेटरी है जो हर साल CO2 की कंसंट्रेशन को मेजर करती है। और अभी जब वो CO2 की कंसंट्रेशन को एनवायरनमेंट में मेजर कर रही थी तो इसमें क्या कहा गया कि जो अगर CO2 की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट में जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेवल था उससे 50% ज़्यादा हाई CO2 कंसंट्रेशन है जो हमारे इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो गई है, जो कि किस लेवल पे चली गई है? जो हमारा पैलियोसीन ईरा था। पैलियोसीन ईरा का क्या मतलब होता है कि मतलब आज से 4.1 to 4.5 मिलियन ईयर्स पहले जो जितनी हमारे इन्वायरमेंट में CO2 का लेवल होता था उस लेवल पे अभी CO2 की कंसंट्रेशन हो गई है अभी के लिए। तो उसी के आधार पर हम क्या देखते हैं कि CO2 की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में कितनी हो गई है, क्या होता है इस कीलिंग का वो। हाँ, उम्मीद करते हैं आपको कीलिंग का वो कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। ये क्या है कीलिंग का? अगर हम इसमें देख रहे हैं कि 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2000 हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या कि पार्ट्स पर मिलियन में CO2 की कंसंट्रेशन है पर डेकेड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है।
और ये कौन सी लेबोरेटरी है जो मैंने बताया था आपको, जो ऑब्जर्वेटरी या लेबोरेटरी बोलेंगे, जो ऑब्जर्वेटरी है जो हवाई आइलैंड में है, ये क्या हो गया, मोना ऑब्जर्वेटरी है इसका नाम है। ये कहाँ पे, हवाई आइलैंड में है, हवाई आइलैंड में। और जो इसको क्या होता है कि यूएस की नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, यूएस की ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट। हमें बताना है कि जो हमारी दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे लोकेटेड है, असम में, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है हमारे, ये लोकेटेड है असम में। और अभी अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है, इसको क्या बनाया गया है, वहाँ का इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है असम का, इसलिए न्यूज़ में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन बायोलॉजिस्ट हु वॉन द ग्लोबल अवार्ड फॉर टोर्टोइज कंजर्वेशन। टोर्टोइज कंजर्वेशन के लिए इंडियन बायोलॉजिस्ट है जिसको क्या मिला, हमारा गोल्डन अवार्ड मिला, उसका नाम क्या है, शैलेंद्र सिंह, नितिन गुप्ता, वीके सिंह या ब्रिजेश गुप्ता। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, शैलेंद्र सिंह। और ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है यूपी से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।